गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो आज जो हमारी सेकंड यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हमारी फाइनल यूनिट जो कि थर्ड यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो अपना चैप्टर नंबर 6 है वो अपना मोलिकुलर फिजिक्स के लिए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जनरली हमें क्या पढ़ना है, इसमें हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में, रिजिड रोटेटर, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी तक देखो हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि जो हमारी मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है, वो क्या है, जब हाई रिजोल्यूटरी स्पेक्ट्रोमीटर से हम उनको देखते हैं तो जो हमारी स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस है वो हमें फाइन लाइंस यानी डिस्क्रिएट लाइंस में दिखाई देती है। ठीक है, अगर हम ये जो भी हो रहा है ये एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा के लिए देख रहे थे। ठीक है, क्या होता है ये जो एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रा है, जब इसको हम जो ये लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, ये हम किसके लिए देख सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन, मतलब मेनली हम किसके लिए कौन सी स्पेक्ट्रा को आई से देखते हैं, विजिबल। लेकिन हम स्पेक्ट्रोग्राफ से, स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है अपना, उससे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरे स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो विजिबल रीजन है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, तो यहाँ पे है ना जो अपने पास अपीयरेंस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट की स्प्लिटिंग लाइंस आएंगी, वो क्या होगी, बैंड की तरह फॉर्म होंगे। बैंड की तरह मतलब यहाँ से डार्क है और लाइट समथिंग इस टाइप से, जैसे बैंड बन के आए हैं, यहाँ पे कुछ डार्क है, थोड़ा सा लाइट होता जा रहा है, देन अगेन बैंड स्टार्ट हो गया, फिर वो थोड़ा डार्क, देन थोड़ा लाइट स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये सारी ऑब्जर्वेशन हमें कब होती है, जब हम लो रिजोल्यूशनली किससे देखते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ से। ठीक है, हर एक जो बैंड है ना वो स्प्रेड ओवर अ वाइड रीजन। ठीक है, ये एक अलग अलग से वाइड रीजन पे स्प्रेड आउट होके दिखाई देते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास इनकी वेवलेंथ होती है, वो जहाँ पर ये मान लो एज शार्प होंगे, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं बैंड हेड। ठीक है, वहाँ पर इंटेंसिटी तो इनकी बिल्कुल ज़ीरो होगी क्योंकि ये डार्क टू लाइट होते जाते हैं, तो इंटेंसिटी ज़ीरो हो गई। और जो अदर साइड है इंटेंसिटी फॉल्स ग्रेजुअली, क्या होगा, शेडेड रीजन, यानी कि थोड़ा डार्क हो जाएगा ना, थोड़ा डार्क से लाइट हो रहा है, तो जहाँ पर लाइट है वहाँ पर इंटेंसिटी ज़ीरो है, थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा शेडेड रीजन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बैंड ऑब्जर्व होता है, और ये जब सारी हम क्या करते हैं, लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ से देखते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ से देखते हैं तो ये हमें फाइन डिस्क्रिएट लाइंस, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा डार्क था, मतलब जहाँ पर थोड़ा लाइट था वहाँ पर हमें फाइन लाइंस दिख गई, जहाँ पर थोड़ा डार्क था वहाँ पर लाइन एक क्लस्टर के फॉर्म में, मतलब ज़्यादा लाइंस एक दूसरे के पास आके दिखाई दे गई। ठीक है, तो इस टाइप से मैं आपको बुक में शो कराती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, अपने पास इधर डार्क होता जा रहा है, इधर अपना लाइट होता जा रहा है, इधर कोई बैंड नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे बैंड के इस साइड जा रहे हैं यहाँ पे इंटेंसिटी सबकी क्या है, ज़ीरो, यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं तो शेडेड रीजन बढ़ता जा रहा है। ये सारी ऑब्जर्वेशन मतलब हमें इन द फॉर्म ऑफ बैंड दिखेगा जब कब हम लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ पे देखते हैं। ठीक है, जब हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ से देखते हैं तो क्या होगा, अपने पास ये जो देखो जहाँ पर डार्क था ना वहाँ पर क्लस्टर ऑफ दिख गया, क्लस्टर ऑफ लाइंस, यहाँ पर क्लस्टर होगा, और जहाँ पर लाइट था वहाँ पर हमें फाइन लाइंस दिख गई। देखो बीच में काफ़ी लाइट है तो वहाँ पर हमें क्या है, फाइन लाइंस दिख जाएंगी। ये म्यू नोट फ्रीक्वेंसी है, ये इधर म्यू नोट से ज़्यादा वाले हैं, ये इधर म्यू नोट से कम वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, इनके बारे में ही पढ़ना है कि ये कैसा मोशन करते हैं। तो इस मोलिकुलर फिजिक्स में हमें जैसे देखो इनकी एनर्जी होती है, जो इनकी टोटल एनर्जी होगी वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, अभी तक हम पढ़ के आए, एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, और एक न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मोशन करता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसके साथ साथ यहाँ पे ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ जो न्यूक्लियर मोशन है, अब वो हमारे उसकी अनदर टाइप्स आती चली जाएंगी। कैसे, एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका ट्रांसलेशन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इंटरमोलिकुलर उसका फोर्सेस के साथ होता है वो। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे, जो टोटल एनर्जी आएगी अपनी, वो सिर्फ किसके लिए आएगी, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशन और रोटेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम एनर्जी रेंज फाइंड आउट, एनर्जीज अलग अलग फाइंड आउट करेंगे फॉर रोटेशन, वाइब्रेशन एंड उनकी क्या है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। ठीक है, तो ये बेसिक था अबाउट मोलिकुलर फिजिक्स। यहाँ पे हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, अब इनको हम डिटेल में टॉपिक को स्टडी करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट बताया कि रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे रिजिड रोटेटर के बारे में पढ़ेंगे। उसे हम रोटेशनल एनर्जी फाइंड आउट करना ही बोलते हैं कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स निकालने फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए इस नाम से भी आ सकता है, और रिजिड रोटेटर मॉडल ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इस नाम से भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको स्टडी करने से पहले हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में पता होना चाहिए। डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब जैसे यहाँ पे हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल लेना है, ये नहीं है कि हम H2, O2, N2 ये सब ले लेंगे, नहीं। यहाँ पे जैसे H2 ले लिया, 2 हाइड्रोजन के एटम है लेकिन दोनों सेम है, यहाँ पे डिफरेंट लेने हैं। जैसे HCl ले लिया हमने, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल किसका लेके चलेंगे हम, डायटोमिक मॉलिक्यूल का, HCl का। ठीक है, तो हमारे पास वो डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लिए, एक का मास है M1, एक का मास है M2। मान लिया ये किसी बहुत ही वेटलेस स्ट्रिंग से बाउंड है और यहाँ पर इनका सेंटर ऑफ मास है और ये इनकी एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट करे। मान लो ये बेटा एक्सिस है, यहाँ पर ये है, तो ऐसे ये रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास से इनका डिस्टेंस मान लिया R1 है, सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस मान लिया R2 है, कंप्लीट इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, R। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, क्या है, कंसीडर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स ऑफ मास M1 एंड M2 joined together by a weightless rigid rod of length L। जिससे भी ये ज्वाइन किए गए वो वेटलेस है। ठीक है, जो इनकी रोटेशन को अफेक्ट नहीं करे। The center of mass of the system lies at the point on the rod where R1 and R2 be distances of the atom from the center of mass. So we have सेंटर ऑफ मास से इनका डिस्टेंस कितना है, R1, और इसका डिस्टेंस कितना है, R2। यानी कि R अपना किसके इक्वल हो गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस में R2। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होती है भाई, अपने पास ये लोअर क्लासेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको बार बार अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन होती है वो है M1 सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है, M1 R1, इतना ही अपने पास M2 इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है, ये R2। दोनों को क्या लेते हैं, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये हमारे पास M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लेते हैं ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M2 इंटू R2 डिवाइडेड बाय में M1। ठीक है, देखो भाई ये था अपना सेंटर ऑफ मास, ये अपना बॉडी M1 है, ये सॉरी जो भी हमने डायटोमिक लिए हैं ये 1 एटम है, ये नेक्स्ट है जैसे HCl, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पर इनका कहीं सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, ये इसकी एक्सिस है, इसके चारों तरफ मान लो ये है एक्सिस, ऐसे इसके चारों तरफ ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, किस वेलोसिटी से, ओमेगा वेलोसिटी से। ठीक है, ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है ये R1 है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 R1 इक्वल टू होगा M2 R2 के। ठीक है, तो यहाँ पे R1 मेरा इक्वल आ गया M2 R2 डिवाइडेड बाय M1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 ली थी, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब देखो R हमारा इक्वल है R1 प्लस R2 के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास, तो अब क्या हो जाएगा, देखो R इज इक्वल टू हमारा क्या है, R1 प्लस R2। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ R1 मेरा आ गया, यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट करनी है, R1 इज इक्वल टू R माइनस का R2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रखूँगी R माइनस R2 इज इक्वल टू M2 R2 बाय M1। ये हो जाएगा R इज इक्वल टू M2 R2 डिवाइडेड बाय में M1 प्लस में ये उधर जाके प्लस हो जाएगा ना R2, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया, यूजिंग 2 in 1 वी गेट R इज इक्वल टू M2 R2 बाई M1 प्लस में R2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू में M2, यहाँ पे M1 से डिवाइड कर दूँ, M2 डिवाइडेड बाई में M1, तो क्या हो जाएगा अपने पास +1 इंटू में R2। M2 यहाँ पे हमने M1 यहाँ M1 बाई M2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, तो अपने पास इक्वेशन आ गई R2 इज इक्वल, देखो R की टर्म में आ गई M1 प्लस M2 बाई M1 इंटू में R2। ठीक है, ये R2 की टर्म में लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, M1 डिवाइडेड बाई में M1 प्लस में M2 इंटू में R।
ये आ गया अपने पास R2। जैसे R2 आया इसी तरह मैं R1 भी लिख सकती हूँ, यहाँ पर M2 है, M1 है तो M2 लिख दूंगी, नीचे M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, ठीक है, और इनटू में R। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हमें बात करनी है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होल सिस्टम इज गिवन बाय। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो बेटा, जैसे मेरे पास ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, ये कोई भी बॉडी है, ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही है। इस बॉडी के सेंटर का और इसकी रोटेटिंग एक्सिस है, ये क्या है, रोटेटिंग एक्सिस। इस रोटेटिंग एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है r। तो मोमेंट ऑफ ये जो बॉडी है इसका कुछ मास भी होगा, वो मास मान लिया मैंने, क्या मान लिया, m, ठीक है। तो जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसे मैं I से डिनोट करती हूँ और वो होता है mr²। यहाँ पर ये मास तो m तो है मास ऑफ द बॉडी, r क्या है, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस होता है ये r, और इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या है बेटा, ये कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस से लेकर इसके सेंटर तक का जो भी डिस्टेंस है वो मैंने r लिया, m इस बॉडी का मास है, तो इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I = mr² हो जाएगा। यहाँ पर मान लो बहुत सारी बॉडी हैं, मान लो एक और है, हाँ यहाँ पे बहुत सारी बॉडी, मान लो अपने पास है m1 के लिए r1 डिस्टेंस है, m2 के लिए r2 डिस्टेंस है, ठीक है। तो m1 r1² इज इक्वल टू, ये मान लो I1 आ गया प्लस I2 आ गया एंड सो ऑन। तो टोटल जो I आ जाएगा इन सब का सम नहीं आ जाएगा, यानी कि I = m1 r1² प्लस में m2 r2² प्लस में m3 r3² एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक फॉर्मूला, यानी कि इससे क्या आ गया, इसका I = mr²। r यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या है भाई, अपने पास वही है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ऑफ होल सिस्टम इज गिवन बाय। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का क्या होगा, देखो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे I, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये r है, ये इसकी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके जो इसका डिस्टेंस है वो है r2। तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, मान ले I2 लिखेंगे, तो m2 r2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन लिखूंगी, I1 मान लो इसके लिए, तो I1 क्या हो गया, m1 r1 का स्क्वायर, क्योंकि रोटेटिंग एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, r1, ठीक है। तो ये हो गया जो टोटल I हो गया, I = I1 प्लस में I2, ठीक है। यहाँ पे I1 की वैल्यू m1 r1², I2 की वैल्यू m2 r2²। देखो R1 भी अपने पास आया हुआ है, R2 भी अपने पास आया हुआ है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर सकती हूँ। तो मेरे पास I क्या आ जाएगा, m1 r1 की वैल्यू पुट करूँगी तो m2r m1 प्लस m2² प्लस m1 प्लस में m2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व आउट करते हैं, तो क्या है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, m1 m2² r², यहाँ पे m1 प्लस में m2 का होल², ऐसे ही ओपन होगा, ठीक है, प्लस m2 m1² r² बाय m1 प्लस m2 होल², ठीक है। I = में m1 m2 इंटू में r², m1 m2 r², m1 m2 r², ये दोनों में है तो कॉमन ले लूँगी, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर m2 का स्क्वायर है तो m2 बच जाएगा, यहाँ m1 का स्क्वायर है तो m1 बच जाएगा, यानी कि m2 प्लस m1, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, m1 प्लस में m2 और ये डबल था ना तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया अब, तो I = में ये इससे कैंसिल आउट, तो क्या बच गया अपने पास, ये स्क्वायर था ना बेटा, इसका स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा, m1 m2 r² डिवाइडेड बाय में m1 प्लस में m2, दिखाई दे रहा है, हाँ। तो क्या है, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक कैंसिल आउट हो गया, m1 m2 r² बाय m1 प्लस m2,
तो आई की वैल्यू यही आ गई m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू में r। देखो ये फॉर्मूला कभी पहले देखा हो, इसे रिड्यूस मास के टर्म में नहीं लिख सकते थे, तो इस I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, म्यू यहाँ पे रिड्यूस्ड मास है जिसका फॉर्मूला, जिसके लिए हमने यूज़ किया यहाँ पे, यानी कि कॉन्स्टेंट वैल्यू m1 m2, क्योंकि उनका मास तो फिक्स है, m1 प्लस में m2 इज कॉल्ड द रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम। अब देखो यहाँ तक फाइंड आउट करने के लिए अब हम किसके लिए कर रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं, तो वो कौन सी एनर्जी एक्सर्ट करेंगे, रोटेशनल एनर्जी। तो मूव भी कर रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, जैसे देखो लीनियर मोशन में हम जो काइनेटिक एनर्जी लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं E इज इक्वल टू हाफ आई वी स्क्वायर। देखो बेटा, जब अपने पास ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ट्रांसलेटरी जो अपने पास मोशन होता है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी की होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, जब रोटेशनल मोशन की बात आ जाती है ना, तो m का जो पोजीशन ले लेता है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेता है। ठीक है, अब रोटेटिंग बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। v जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी ओमेगा में। तो काइनेटिक एनर्जी किसके लिए आ गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है फॉर रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये L क्या है, एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। ठीक है, तो ये L की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू हाफ आई, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, L अपॉन में I, तो ओमेगा स्क्वायर है L बाई आई का स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर आई से आई कैंसिल। ठीक है, E इज इक्वल टू हाफ L स्क्वायर अपॉन में 2I, ये इक्वेशन आ गई। क्वांटम मैकेनिकली द एंगुलर मोमेंटम यानी कि L ऑफ, एंगुलर मोमेंटम के और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे L इज इक्वल टू एम वी आर। ठीक है ना, v का भी अपने पास r ओमेगा होता है, ये सारे फॉर्मूले तो तुम्हें पता होने चाहिए भाई, बेसिक फिजिक्स के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये तो आपको आने ही चाहिए। क्वांटम मैकेनिकली द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय, देखो एंगुलर मोमेंटम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या मतलब है, ये बात मैं बहुत बार आपको बता के आ चुकी हूँ। मान लो यहाँ मेरा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके कारण इसके पास आएगा ऑर्बिटल मोशन, उस ऑर्बिटल मोशन के कारण यहाँ पर आएगा एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारा है L। ठीक है, और इस L की वैल्यू क्या थी, ये जो अपना इसके कारण क्या आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, इसके स्पिन के कारण, यानी कि यहाँ पर इसके एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे इसका स्पिन मोशन होगा, इस स्पिन के मोशन यहाँ पे स्पिन के कारण यहाँ पे क्या आएगा S, और ये है अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम L और S को मिला के हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आता है, जिसे हम J से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो J अपना जो क्वांटम मैकेनिकली है, यानी कि ये एंगुलर मोमेंटम किसकी वजह से आ रहा है, J इंटू J प्लस 1 इंटू में H कट। J यहाँ पे रोटेशनल क्वांटम नंबर है, यहाँ पे किसकी वजह से आ रहा है, रोटेशन की वजह से, तो ये क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर है। और रोटेशनल क्वांटम नंबर इसकी वैल्यूज क्वांटाइज्ड होंगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब अपने पास है इन इक्वेशंस का यूज़ करके देखो L की वैल्यू हमें मिल गई, इस इक्वेशन में मैं L की वैल्यू यूज़ कर लूँगी, तो E इज इक्वल टू J इंटू J प्लस 1 H कट डिवाइडेड बाई में 2 इसका होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो देखो रूट तो कैंसिल आउट, H स्क्वायर आ जाएगा। E इज इक्वल टू J इंटू J प्लस 1 आ गया इंटू H कट का स्क्वायर 2, I की जगह क्या लिख सकती हूँ, म्यू आर स्क्वायर, तो I की जगह मैंने लिख दिया म्यू आर स्क्वायर, और I की जगह था ना म्यू आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो H की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, H इज इक्वल टू H कट इज इक्वल टू H अपॉन में 2 पाई। ठीक है, वो आगे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई। अब देखो, अब यहाँ पे हम एनर्जी लेवल्स की ट्रांजिशन निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशंस हो रही है। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, J की वैल्यू फाइंड आउट करके जो भी एनर्जी लेवल आएगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजिशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, J इज इक्वल टू मान लो 0 है, तो एनर्जी मेरे पास 0 समथिंग 0, तो E अपने पास एनर्जी भी क्या आ गई, 0। ठीक है, J इज इक्वल टू मैंने 1 पुट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 H कट स्क्वायर 2 म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, J इज इक्वल टू मैंने 2 पुट किया, यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू में 3 6 H कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे J इज इक्वल टू 3 पुट किया, तो E3 यहाँ पे क्या आ गया, 3 इंटू में 4 क्या आ गया, 12 H कट स्क्वायर 4 म्यू आर स्क्वायर। तो अपने पास ये आ गए, हमने क्या क्या लिया है, J इज इक्वल टू 0, उसके बाद J इज इक्वल टू 1, उसके बाद गैप इंक्रीज होता जा रहा है ना,
जे इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 3, जे इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनर्जी अगर देखो दो तरीके से हो सकती है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एमिशन। एमिशन जब हायर से लोअर में जंप करेगा तो वो एमिट आउट करेगा, और क्या एमिट करेगा उस टाइम, एक फोटोन एमिट करेगा। अगर तो लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, तो उस टाइम हमें एक फोटोन देना पड़ेगा जिसकी एनर्जी क्या होती है, एच म्यू ही होती है, और जो एमिट आउट होता है उसकी भी एनर्जी क्या होती है, एच म्यू ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो किसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन करेंगे, ये ट्रांजिशन करेंगे डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आना चाहिए, मतलब 1 माइनस 0 1, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 ये भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अच्छा -1 कैसे आ सकता है, यहाँ पे 0 माइनस वन ये हो सकता है, 1 माइनस 2 हो सकता है -1, 2 माइनस 3 -1 हो सकता है यहाँ से भी, 3 माइनस 4 कितना है, यहाँ पे भी ट्रांजिशंस हो सकती है। लेकिन इसके लिए सिर्फ हम क्या है, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, तो ये जो है एमिशन स्पेक्ट्रा इसके लिए नहीं आएगा, ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आएगा। हर एक की एनर्जी यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, हैव अ डिस्क्रीट जे वैल्यू विद द डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज, डिस्क्रीट जे वैल्यूज आएंगी डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज के साथ। ठीक है, ये सिलेक्शन रूल है। तो आगे क्या होगा, अब देखो रोटेशनल स्पेक्ट्रा अराइज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिटवीन द अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हमारे पास आ गए, ये अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, जिनकी एनर्जी ये होगी उन्हीं एनर्जीज लेवल्स को अलाउड करेगा। ठीक है, सिलेक्शन रूल क्या हो गए इसके लिए, सिलेक्शन रूल हो गए, फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल ओनली दीज ट्रांजिशन आर पॉसिबल बिटवीन द अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स फॉर विच डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1। ये भी हमने देखा, जिनकी वैल्यू डेल्टा जे की +-1 आएगी वही ट्रांजिशंस अलाउड हो जाएंगी। ठीक है, अब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मतलब ये जो अपने पास लाइंस आएंगी, जो मैंने अभी बैंड्स दिखाए थे, वो किस किस फ्रीक्वेंसी की आएगी, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसके लिए क्या क्या फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हैं, उन फ्रीक्वेंसीज के एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, in practical situation rotational spectra is allowed obtained in absorptions where a molecule makes transitions from initial state to quantum number j to the next higher quantum number j+1। मतलब यहाँ पे हम वो देखेंगे सिचुएशन ऑफ रोटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा जो कि हमें एब्जॉर्प्शन से मिलेगी। ये ध्यान रखना, यहाँ पे एमिशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, जो जहाँ से j से j+1 मतलब लोअर से हायर लेवल पे होगा। ठीक है, जब j की वैल्यू j+1 हो रही है तो j के लिए एनर्जी EJ हो जाएगी, j+1 के लिए एनर्जी EJ+1 हो जाएगी, तो ट्रांजिशन भी हमारी EJ से EJ+1 पे ही होएगी। ठीक है, EJ+1 एनर्जी ऑफ द हायर स्टेट विद क्वांटम नंबर यानी कि j+1, EJ इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द लोअर स्टेट विद क्वांटम नंबर j। ठीक है, हमें पता है एनर्जी E इज इक्वल टू में h म्यू होती है। ठीक है, डेल्टा E का मतलब होता है E2 मान लो E1 माइनस E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 मैंने क्यों लिखा, मान लो ये मान लो हायर एनर्जी लेवल, ये मान लो लोअर एनर्जी लेवल, तो ये आ जाएगा चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो h म्यू E की जगह मैंने रखा h म्यू, EJ+1 ये मैंने किसकी जगह रखा भाई, ये डेल्टा E की जगह रखा है। ठीक है, तो EJ+1 माइनस का EJ क्या मतलब है, ये लोअर लेवल है, ये हायर लेवल है, ये J है, ये J+1 है। यहाँ से अपने पास एब्जॉर्ब कराने के लिए कोई भी यहाँ पे एटम, तो एब्जॉर्ब कराने के लिए पार्टिकल को क्या मेरे को वो फोटोन एमिट आउट कराना पड़ेगा जिसकी एनर्जी h म्यू होगी। ठीक है, जिसे ये एब्जॉर्ब करेगा यहाँ से जंप करने के, यहाँ से लेकर यहाँ पर जंप करने के लिए। ठीक है, अब E की वैल्यू हम पीछे फाइंड आउट करके आए, J × J+1 ये ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, j की जगह अब की बार j+1 है, j+1 + 1 h² 2 म्यू r² माइनस का EJ × j+1 h² 2 म्यू r²। ठीक है, क्या हो जाएगा j+1 ठीक है, j+2 हो जाएगा, j+2 माइनस j, इसको सोल्व आउट करेंगे तो j+2 माइनस j से j मेरा कैंसिल आउट, 2 म्यू r²। तो यहाँ पे क्या आ गया, h म्यू इज इक्वल टू में 2 × j+1 h² डिवाइडेड बाई 2 म्यू r²। यह आ गई मेरे पास। ठीक है, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, म्यू की। तो म्यू की निकालने के लिए क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू j+1 h² म्यू r² इंटू में देखो h कट की वैल्यू h/2 पाई है, ये पुट कर दी। देखो
मेरे पास म्यू इज इक्वल टू आ गया था 2 इंटू में जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं एच की वैल्यू एच कट की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन में 2 पाई, वो वैल्यू पुट कर देती हूँ। 2 इंटू में जे प्लस 1 एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच कट की वैल्यू होती है एच अपॉन में 2 पाई, तो एच स्क्वायर बाय में 4 पाई स्क्वायर, तो 2 म्यू इंटू में आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई स्क्वायर, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ये क्या आ जाएगा जे प्लस 1 एच, मेरे पास क्या आ गया, एक एच साथ में भी तो था, इंटू में एच, एक एच से एक एच कैंसिल, तो एच बच गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में म्यू, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वाली टर्म को मैं, ये सारे टर्म कॉन्स्टेंट्स हैं, एच कॉन्स्टेंट है, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, म्यू कॉन्स्टेंट है, तो एक हमने कॉन्स्टेंट मान लिया म्यू नोट, तो म्यू अपना आ गया जे प्लस 1 इंटू में म्यू नोट। यहाँ पे मैं जे की वैल्यू वो पुट करती जाऊंगी और मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती चली जाएगी, मेरे को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ही निकालनी थी, तो क्या है जे इज इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट करूँगी तो ये भी मेरे पास म्यू नोट भी क्या आ जाएगा 0, तो म्यू इज इक्वल टू में म्यू नोट कितना आ गया 0, तो क्या आ गया मेरे पास, सॉरी म्यू नोट ही आ जाएगी, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू नोट। जे इज इक्वल टू 1 पुट करूंगी तो 2 म्यू नोट, 2 पुट करूंगी 3 म्यू नोट, इसी तरह जे इज इक्वल टू 3 पुट करूंगी तो म्यू इज इक्वल टू में 4 म्यू नोट, जे प्लस 1 है ना, तो देखो ये जे इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू 3, जे इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो हमारी जो ट्रांजिशन हो रही है 0 से 1 में एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने बताया, तो ये आ जाएगी म्यू नोट। जब हमारी J1 से J2 पे हो रही है, J1 से J2 पे हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी है 2 म्यू नोट। ठीक है, हमारी J2 से J3 पे एब्जॉर्प्शन हो रही है तो 3 म्यू नोट, J3 से J4 पे एब्जॉर्प्शन हो रही है तो 4 म्यू नोट। तो हमें जो एनर्जी का स्पेक्ट्रा मिलेगा, डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, ये अपने पास म्यू नोट, ये 2 म्यू नोट, 3 म्यू नोट, 4 म्यू नोट। ठीक है, तो ये क्या है, इस कंप्लीट प्रोसेस से क्या कंक्लूजन मिला, दस रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ ए डायाटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल्स को ही रिजिड रोटेटर बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इक्वल स्पेस्ड लाइन, मतलब ये इनके बीच में जो लाइंस आ रही है ये इक्वी स्पेस्ड हैं, यानी कि कांस्टेंट है ऑफ इक्वली स्पेस्ड लाइंस। ठीक है, इसकी जो भी रोटेशनल जो भी स्पेक्ट्रा आया है वो क्या है, कांस्टेंट दे रहा है, डिस्क्रिएट एनर्जी लेवल्स दे रहा है भाई। ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या है, क्वांटाइज्ड आ रही है, जैसे म्यू नोट, 2 म्यू नोट, 3 म्यू नोट, ठीक है, 4 म्यू नोट एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे ही जे की वैल्यू पुट करते जाएंगे हमारे पास ये वैल्यू आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप एक बार इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।